नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबागणी, राम राम साहब, सभी को ऑल इंडिया मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर आशीष आंडा सर। स्पेशल विजिलेंस ऑफिसर की रीइंस्टेटमेंट से हड़कंप मच गया है। आम आदमी पार्टी इस वक्त सत्ते में आ गई है, क्योंकि जो वो लौट के आए हैं ना सिंघम स्टाइल में वो नोट करने लायक है। सर आशीष सर, ज्यादा नहीं बोलूंगी, ओवर टू यू। जी सर। जी, गायत्री जी, आपको, आपके सभी प्यारे-प्यारे दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। गायत्री जी, मैंने सोचा था कि आज आपके साथ आपको डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ और चैनल्स पे कुछ और करेंगे, लेकिन ये बाज ही नहीं आते। कुछ ना कुछ गड़बड़, घोटाला, काला-कांडी करते रहते हैं, जिसकी वजह से आपको और मुझे फिर इनको डिस्कस करने के लिए आना पड़ता है। खैर एनी हाउ, अब जब मौका मिला है तो उसको एनकैश करेंगे। तो आज हम 2 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे जो आपस में बड़ी क्लोज़ली इंटररिलेटेड हैं और दोनों का ध्येय एक ही है, हू इज़ द सुपर बॉस ऑफ दिल्ली? ये बहुत दिन से टसल चलता आ रहा है, द सीएम और द एलजी। और कहीं न कहीं इस टसल को अब निर्णायक युद्ध की तरह एक ऐसा लगता है कि गति और दिशा मिल गई है। क्यों? मैं अभी आपको व्यूअर्स को एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो ये समझिएगा, अपनी पावर कैप्चरिंग में और पावर डोमिनेंस में पहली चीज क्या है? लॉ एंड ऑर्डर, वो एलजी के पास है। दूसरा है विजिलेंस केसेस, वहां भी धीरे धीरे एलजी का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। और तीसरा, ये सारे केसेस अल्टीमेटली जाएंगे कहां? कोर्ट में। अब कोर्ट में एलजी का वर्चस्व है या नहीं, वो अभी प्रूव हो जाएगा जब मैं आपको ये न्यूज दूंगा कि अंडर स्पेशल पावर्स इन्वोक्ड by LG of Section 28, Subsection 8 of CRPC, Lieutenant Governor of Delhi वी के सक्सेना जी ने एक प्रपोजल को अप्रूव कर दिया है। वो प्रपोजल क्या है? 20 पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को अपॉइंट करने का प्रपोजल है। ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स है ना, ये दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से कोर्ट्स में सारे केसेस को फॉलो अप करेंगे, लड़ेंगे, अपना पक्ष रखेंगे। ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कौन होंगे? क्यों इनको अपॉइंट किया गया? किसके निर्देश, आदेश या आह्वान से ये किया गया? ये समझना हमें बहुत जरूरी है, तो इसका बैकग्राउंड हमारी समझ में आ जाएगा। असल में हुआ क्या, जो दिल्ली गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है ऑफ होम मिनिस्ट्री, किसका? दिल्ली गवर्नमेंट का। उन्होंने एक प्रपोजल फॉरवर्ड किया एलजी सक्सेना जी को। किस चीज के लिए? कि आप 20 पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट करने के लिए इस फाइल को आगे बढ़ाइए। ध्यान दीजिएगा, किसने किया? दिल्ली की होम मिनिस्ट्री ने। एलजी साहब ने ड्यू डिलीजेंस यूज करते हुए, अपनी स्पेशल पावर यूज करते हुए उस प्रपोजल को आगे यूनियन होम मिनिस्ट्री को नोटिफिकेशन के लिए भेज दिया, क्योंकि ऐसी पावर्स उनके पास हैं, जिसकी वजह से ये हुआ। और इससे तो तरथल्ली मच गई पूरी आपके अंदर। क्यों तरथल्ली मच गई? कि अगर स्पेशल प्रोसिक्यूटर भी एलजी साहब अपॉइंट करेंगे, तो कल को जो भी केसेस कोर्ट में आएंगे वो इन स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स के द्वारा कंटेस्ट किए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका वर्चस्व, अच्छा उनमें से कौन सा केस आपके अगेंस्ट होगा ये भी अभी पता नहीं, क्योंकि ईडी, सीबीआई सब लोग अपना अपना काम करते चले जा रहे हैं। अभी सेकंड पार्ट में तो हम आपसे बात करेंगे कि क्या क्या एफआईआर और लॉन्च हो गई हैं, लेकिन फर्स्ट पार्ट में किस तरह से शिकंजा उनके ऊपर आ सकता है भविष्य में। देखिएगा, कहता है ना, चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से ना जाए। और उन्हें अंदर से तो पता है कि हमने क्या क्या किया है, आज नहीं तो कल वो हमारे सामने आने वाला है। तो इस चीज का डर, इस चीज का अंदेशा केजरीवाल जी की रात की नींदें उड़ाए हुए हैं। तो अभी इस मामले के ऊपर आते हैं, ये मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि असल में केस ये हुआ कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये देखा कि ऐसे 20 पॉस्को के केसेस थे जो लाई कर रहे थे, जिनको कोई न्याय नहीं मिल रहा था। पॉस्को के केसेस, और वो पॉस्को के केसेस पॉस्को कोर्ट्स में विदाउट कंटेस्टेड यूं ही पड़े थे। तो यहां पे आपके दर्शकों को जानना जरूरी है कि पॉस्को एक्ट के तहत एक लॉ है जो ये कहता है कि अंडर आर्टिकल एंड सेक्शन 35 ऑफ द एक्ट, ऑल द केसेस लॉज्ड इन द कोर्ट मस्ट बी कंप्लीटेड एंड उनका ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए विद इन 1 ईयर। ये पॉस्को एक्ट का सेक्शन 35 कहता है, विद इन 1 ईयर होना चाहिए। और 9 महीने से ऐसे केसेस पेंडिंग पड़े हैं। किसके बावजूद? जबकि ट्रायल कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को यह डायरेक्शन दे दिया अंडर सेक्शन 2
ऑफ पोस्को एक्ट ये नोटिफाई कर दिया गया कि आप 20 पब्लिक प्रोसिक्यूटर जल्दी से जल्दी अपॉइंट कीजिए। लेकिन केजरीवाल जी को तो ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट विपक्ष को इकट्ठा करने से फुर्सत ही नहीं है, अपनी जान लिक्वर गेट में बचाने से फुर्सत ही नहीं है, मनीष सिसोदिया को निर्दोष साबित करने से फुर्सत ही नहीं है, सत्येंद्र जैन को किसी तरीके साम दाम दंड भेद बेल दिलवाने से फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए तो जो दिल्ली होम मिनिस्टर के पास 11 जनवरी को फाइल पहुंचती है, वो चीफ मिनिस्टर के पास 16 जनवरी को टेबल कर दी जाती है, वो वापस मिनिस्टर को 6 फरवरी को भेज दी जाती है, जो लॉ मिनिस्टर के पास 8 मई तक घूमती रहती है और उसके बाद सीएम के पास 8 मई को पहुंचती है और पिछले 25 दिन से कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। इन सब बातों का एलजी साहब ने संज्ञान लिया। और क्यों संज्ञान लिया? क्योंकि दिल्ली होम मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट की तरफ से उनके पास नोटिफिकेशन आई कि आप हमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करवा के दीजिए। और कोर्ट ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी इस ट्रायल कोर्ट ने कि जो स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स हैं ये प्रेफरेबली सीबीआई के होंगे। अब आप समझने का कोशिश कीजिए कि कहां से कहां कड़ी घूम रही है, किस तरह के लोगों को दिल्ली कोर्ट में लाया जा रहा है प्रमोट करके एज स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स प्रेफरेबली फ्रॉम सीबीआई ऑन द अपॉइंटमेंट अप्रूवल बाय द एलजी। तो जायज सी बात है, आपके अंदर तरथल्ली मचना जायज है, क्योंकि एक बार ये अपॉइंट हो गए तो कौन कौन से केस इनको दिए जाएंगे। अभी तो पॉस्को एक्ट के तहत पॉस्को केसेस को डील करने के लिए इनको अपॉइंट किया जा रहा है, बट आगे आगे इनको कब और कहां यूज किया जाएगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन में एलजी साहब ने लिखा है कि कंस्ट्रेन्ड बाय द इनएक्शन and unexplained delay by CM and his office and the AAP government, LG is forced to invoke his special powers to approve the proposal of Delhi Government Home Department under Section 24/8 of CRPC to appoint 20 public prosecutors। यानी बहुत क्लियर है कि जो भी केसेस अब कोर्ट में जाएंगे उनके स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स एलजी द्वारा अपॉइंटेड सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड होंगे। इसलिए आपको तरथल्ली मचना जायज है, क्योंकि ना तो वो सेंट्रल एजेंसीज पे विश्वास करती हैं, ना पुलिस पे विश्वास करती है, ना जुडिशरी पे विश्वास करती है, और अब तो उनको डरने का ऑल द मोर रीजंस मिलने शुरू हो गए। दूसरी बात जो हम आज आपके साथ दर्शकों के साथ डिस्कस करेंगे ना, जिससे और ये समझ में आएगा कि ये चीज इतना ज्यादा उनको परेशान क्यों कर रही है, तो वो भी समझना पड़ेगा। वो दूसरी चीज है, एक अदने से अदना सा तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उनकी नजर में, वरना आपके हमारे लिए तो बहुत बड़ा ऑफिसर है, लेकिन एक अदने से ऑफिसर की वजह से पूरी आप में हड़कंप मचा हुआ है। क्या है ये स्टोरी? ये स्टोरी है राजशेखर जी को लेके। कौन है राजशेखर जी? राजशेखर जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि विजिलेंस डिपार्टमेंट में स्पेशल सेक्रेटरी की पोस्ट पे हैं। आपकी माने तो वो थे हो गए थे, लेकिन फिर से वो हैं, थे से हैं हो चुके हैं। अच्छा, इतना बड़ा मुद्दा क्यों है कि आप और एलजी के बीच में एक टसल चल रहा है एक अदने से ऑफिसर को लेके? क्योंकि आप तो खुद को बहुत बड़ा समझती है, तो वो तो एक अदना सा ऑफिसर है। ये कहानी क्या है जरा वो भी समझ लेते हैं। ये राजशेखर जी ने एक एफआईआर लिखवाई रिसेंटली। ये एफआईआर जो लिखवाई उन्होंने, ये एफआईआर क्या कहती है? मेरे ऑफिस में ट्रेसपास किया गया। कब किया गया? 15 और 16 मई की रात को 2:30 बजे। कहां है? दिल्ली सेक्रेटरीएट में। दिल्ली सेक्रेटरीएट में स्पेशल विजिलेंस सेक्रेटरी के ऑफिस के अंदर ट्रेसपास किया गया रात के 2:30 बजे। बिना मेरी परमिशन के कुछ फाइलों से छेड़छाड़ की गई, फाइलों की फोटोकॉपीज कराई गई, डॉक्यूमेंट्स से टेम्पर किया गया, और हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय भी कर दिया हो, कुछ ऐसे एविडेंस को जो मैं कुछ बहुत स्पेशल और प्रोमिनेंट केसेस पे काम कर रहा था। अब आप समझेंगे ये अपने आप में कितनी इंपॉर्टेंट
लेक्यूना है सिक्योरिटी के ऊपर और कितनी बड़ी एलिगेशन है कि एक इतने हाई लेवल ऑफिसर के ऑफिस के अंदर कोई घुस जाता है, फाइलों से छेड़छाड़ करता है, तो जायज सी बात है एफआईआर तो लिखवाई जाएगी। अच्छा, ये एफआईआर जो लिखवाई गई, ये लिखवाई गई किसके अगेंस्ट? अननोन लोगों के अगेंस्ट। यहां तक भी बात समझ में आती है, किसी के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगाई गई। लेकिन इसके जवाब में कौन मैदान में कूदा मालूम आपको? आपके चहेते सौरभ भारद्वाज जी। सौरभ भारद्वाज जी कौन है? इस समय वो विजिलेंस के मिनिस्टर है। और कौन है वो? सर्विसेज डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर हैं। और वो कूद के कहते हैं कि राजशेखर जी के द्वारा लिखवाई गई एफआईआर सब गलत है, ये फ्रॉड है, ये सब झूठी मनगढ़ंत कहानियां हैं। पहली बात तो मन में ये आती है कि जब अननोन लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवाई गई तो सौरभ भारद्वाज जी को, मिनिस्टर साहब को बीच में कूदने की जरूरत क्या पड़ी? कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है क्या? कुछ दाल में काला है या दाल ही काली है? आगे उस बात को भी समझने का हम प्रयास करेंगे। ये जो एफआईआर लिखवाई गई गायत्री जी, ये बड़े ही स्ट्रिंजेंट एक्ट्स में लिखवाई गई, क्योंकि ये एफआईआर लिखवाई गई है अंडर सेक्शन 380 थेफ्ट। आप सोचेंगे चोरी तो हुई नहीं, थेफ्ट की चीज की। और लिखवाई गई है 464 फोर्ज डॉक्यूमेंट मेकिंग, और लिखवाई गई है 465 फोर्जरी, और लिखवाई गई है 120 बी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अब ये सारे एक्ट क्यों लगाए गए हैं, अब वो समझना हमें पड़ेगा। वो समझना इसलिए पड़ेगा क्योंकि एक लड़ाई चल रही थी आप और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के बीच में, जहां पे एलजी साहब ने आपकी कुछ कालाकांडी के ऊपर इन्वेस्टिगेशंस की मांग उठा रखी थी, जिसमें से चाहे वो लिक्वर गेट हो, चाहे वो स्नूप गेट हो, एक्साइज पॉलिसी हो, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस हो, इन सब के ऊपर कहीं ना कहीं विजिलेंस की इंक्वायरीज चल रही थी। इनमें से सबसे ज्यादा क्रिटिकल और हाईलाइटेड केस था शीश महल का केस। याद होगा आपके व्यूअर्स को, जहां पे शुरू हुई थी बात 45 करोड़ से, बढ़ते बढ़ते 171 करोड़ तक चली गई। ये सब एलिगेशंस को देखते हुए एलजी साहब ने कुछ स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस इसके ऊपर मांग कर ली। एलजी साहब ने जो स्पेशल सेक्रेटरी हैं उनको कहा कि भैया आप ऐसा है, आप इसके ऊपर जो हमें जल्दी से जल्दी आप हमें रिपोर्ट दीजिए। और रिपोर्ट कितने दिन में दीजिए? पहली बार मांगा 15 दिन में रिपोर्ट दीजिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को कह के। और दूसरी बार जब अजय माकन जी ने, जो कि फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे कांग्रेस के, उन्होंने 7 पॉइंट के एलिगेशन लगा के एलजी को इंटरवीन करने को कहा कि शीश महल बनाने में ये 7 चीजों का ध्यान नहीं रखा गया, तो एलजी साहब ने 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट तलब कर ली। इसी दौरान क्या होता है? इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, जहां पे दिल्ली गवर्नमेंट को सर्विसेज का पूरा इंचार्ज बना दिया जाता है। आप जिसको चाहें ट्रांसफर कर दीजिए, जिसको चाहें आप रिपोस्ट कर दीजिए, डिपार्टमेंट अपने हिसाब से दे दीजिए। जैसे ही बंदर के हाथ में उस्तरा आता है, सबसे पहले ये उस्तरा 2 लोगों पे चलता है। सबसे पहले आशीष मोरे जी के ऊपर। क्यों? क्योंकि वो सर्विसेज डिपार्टमेंट को हेड कर रहे थे। तो किसको कहां अपॉइंट और रीअपॉइंट और ट्रांसफर करना है, ये आशीष मोरे जी देख रहे थे। अगर इनको नहीं हटाया जाता तो किसी को भी वो हटाते, वो वापस उनको रीइंस्टेट कर देते। इसलिए सबसे पहले गाज गिरी आशीष मोरे जी के ऊपर। दूसरी गाज गिरी ये राजशेखर जी के ऊपर। राजशेखर जी को ये कह के रातों रात हटा दिया गया कि आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप आप पे लगाए गए हैं। इतने बड़े अफसर के ऊपर कोई एनजीओ भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है, वो एनजीओ का नाम है अभिनव समाज, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगाती है एक स्पेशल विजिलेंस सेक्रेटरी के ऊपर। और रातों रात बिना इन्वेस्टिगेशन किए, बिना उसकी सत्यता को प्रमाणित किए, उस ऑफिसर को उसकी ड्यूटी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। कहीं सुन के सुनने वालों के कान तो खड़े होंगे, ऐसा तो कभी नहीं सुना, कभी नहीं देखा। क्योंकि असल में कहानी कुछ और थी। और वो कहानी क्या अब समझ में आनी शुरू हुई, क्योंकि उसके 2-3 दिन बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डिनेंस लेके आई, वो स्पेशल ऑर्डिनेंस जिसने एलजी साहब को दोबारा सारी पावर्स देते हुए सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को नल एंड वॉइड कर दिया, तो सबसे पहले एलजी साहब ने किसकी रीइंस्टेटमेंट की?
इसी राजशेखर जी की। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है भाई कि चीफ मिनिस्टर उनको हटाते हैं, सौरभ भारद्वाज इमीडिएट लेटर इशू करते हैं जो कि विजिलेंस मिनिस्टर हैं और सर्विसेज मिनिस्टर हैं, और 2 दिन बाद 3 दिन बाद जब ऑर्डिनेंस आता है तो एलजी साहब सबसे पहले इन्हीं राजशेखर जी को रीइंस्टेट करते हैं। इतना क्या खास बात है इस राजशेखर जी के अंदर, अब वो देखते हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई उनको रीस्टेट करने के बाद, तो वही एनजीओ जिसका नाम था अभिनव समाज, जिसने ये लेटर हेड पे कहा था कि भाई मुझसे ये करप्शन इन्होंने की है और मुझसे एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, इस चक्कर में उनको इमीडिएट हटाया गया, वो अपने सारे क्लेम से बैक ऑफ कर गई। और इसी एनजीओ ने कह दिया हमने तो कभी कोई ऐसा लेटर इशू ही नहीं किया। दैट मीन्स किसी ना किसी ने उस एनजीओ के लेटर हेड पे एक फोर्ज्ड लेटर और कंप्लेंट लिखी, किसके अगेंस्ट? विजिलेंस के स्पेशल सेक्रेटरी के अगेंस्ट। और आप गवर्नमेंट इतनी जल्दी में थी कि इतने बड़े अफसर को बिना उसकी सत्यता प्रमाणित किए, बिना इंटरनल इंक्वायरी बिठाए उसको उसकी पोस्ट से हटा दिया गया। कहीं ना कहीं जी, ऐसा होता नहीं, लेकिन जी, ऐसा जी, हुआ। ये वही और ऑफिसर है जी, जो दिल्ली लेकर केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जल बोर्ड को इन्वेस्टिगेट यही कर रहे यही हैं, जी, एग्जैक्टली, बहुत सही आपने पकड़ा गायत्री जी। अब आपके बस दर्शक यही घोटाला सोच रहे होंगे। इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। आप थोड़ा जी, बताइए। ये इतना इंपॉर्टेंट ऑफिसर क्यों है, मैं इसी पे आ रहा था कि अब आपके दर्शक ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एवरीथिंग ये ऑफिसर क्यों बन गया। इसलिए बन गया बिकॉज इस अफसर को हटाना आम आदमी पार्टी की मजबूरी थी, इसलिए कि ये वही अफसर है जो एक्साइज पॉलिसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा है, जिसमें इनकी जान अटकी है, गले का मछली का कांटा बन चुकी है एक्साइज पॉलिसी। ये वही ऑफिसर है जो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस आपके इन्वेस्टिगेट कर रहा है। ये वही ऑफिसर है जो स्नूप गेट स्पाइंग स्कैम को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और ये वही ऑफिसर है जो लेटेस्ट सीएम हाउस की रेनोवेशन पे हुए एक्सपेंसेस को इन्वेस्टिगेट कर रहा है अंडर डायरेक्ट ऑर्डर्स ऑफ एलजी। इसलिए ये जो इतना इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, इसको हटाना आपकी मजबूरी थी, और इसको रीइंस्टेट करके इसके ड्यू राइट्स दिलाना एलजी की जिम्मेवारी थी। और अब जब इस ऑफिसर ने एफआईआर लॉन्च कर दी है, तो अब ये सारा कुछ इन्वेस्टिगेट होगा कि 15 से 16 की रात के बीच आखिर वो कौन लोग थे जो दिल्ली सेक्रेटरीट में स्पेशल विजिलेंस ऑफिसर के कमरे में घुस के उसकी परमिशन के बिना ये सारी फाइल और इन डॉक्यूमेंट्स और इन एविडेंस से छेड़छाड़ कर रहे थे। और इसमें किसका फायदा हो सकता है, इसको करवाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है। इसलिए इन सब चीजों के पीछे कौन घबराहट में है, या आपके व्यूअर्स, आपके ऑडियंस भली भांति समझ सकते हैं कि अब जब एफआईआर लॉन्च हो गई है, तो अब इन हर चीज की इन्वेस्टिगेशन होना लगभग नहीं 100% तय है। बिकॉज चीफ सेक्रेटरी नरेश कुमार जी के द्वारा ही दोबारा रीअपॉइंट किए गए इस स्पेशल विजिलेंस ऑफिसर को अब दोबारा से सारी पावर्स मिल गई हैं, एंड ही इज बैक विद अ बैंग लाइक द सिंगम स्टाइल। और ये अपनी सत्यता के लिए जाने जाते हैं, इसीलिए इतने इंपॉर्टेंट केसेस, इतने इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनको दिए गए हैं, जिससे आपके अंदर अब भयंकर खलबली मची हुई है। तो अब आप पहले वाले और बाद वाले कंटेक्स्ट को आपके व्यूअर्स मैच करके देखेंगे कि एक तरफ तो ये विजिलेंस का उनके ऊपर अब शिकंजा राजशेखर जी 100% पहले से भी ज्यादा दृढ़ता से, निश्चयता से कसेंगे, क्योंकि उनको पता है अब उनके साथ कुछ गलत हो नहीं सकता, तो वो निर्भीक होके अपनी ड्यूटीज को अंजाम देंगे। और दूसरा, ये केसेस जब भी अंजाम तक पहुंचेंगे तो कोर्ट में स्पेशल प्रोसिक्यूटर ऑलरेडी एलजी साहब द्वारा अपॉइंट किए जा चुके होंगे। तो एलजी के बढ़ते वर्चस्व से, एलजी की बढ़ती ताकतों से आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के मन के अंदर तरथल्ली मचना डेफिनेटली बहुत नॉर्मल है। और इसी मचती तरथल्ली में अब वो कुछ अगली गलती आशीष क्या जी, करने वाले हैं, इसका हमें इंतजार है। जी, कुछ कह रहे थे आशीष जी, गायत्री जी। एक चीज मैं और जानना चाह रही थी कि ये सीबीआई के लोगों को क्यों उन्होंने उठाया है, जो एलजी है। जी, दैट्स नॉट पॉस्को, बाय द वे, दैट्स पॉक्सो, POCSO, जी, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल हैरेसमेंट करके है ये फुल जी। फॉर्म। इसमें सीबीआई ऑफिसर्स को क्यों उठाया गया और अचानक से 20 लोगों को अपॉइंट करने की नौबत क्यों आ गई?
जी सर। मैंने आपको बताया इसके कि 20 केसेस अभी पेंडिंग हैं ट्रायल कोर्ट में, जिनको 1 साल के अंडर कंप्लीट करना जरूरी है। ऑलरेडी 9 महीने से वो पेंडिंग है केसेस, और ट्रायल कोर्ट ऑलरेडी दिल्ली गवर्नमेंट को कई बार ये कह चुका है कि आप इनको अपॉइंट कीजिए, और ये दिल्ली गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है ट्रायल कोर्ट ने कि आप जो प्रोसिक्यूटर्स हैं वो सीबीआई से लीजिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ये उनकी रूलिंग में आया है कि आप सीबीआई से प्रोसिक्यूटर्स प्रेफरेबली लीजिए या सीनियर पब्लिक प्रोसिक्यूटर लीजिए। और 20 क्यों कहा है? क्योंकि 20 पॉस्को केसेस अभी पॉस्को कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है, और उनको इतने महीनों में, 9 महीने में कोई एक्शन दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लिया गया, इसलिए एलजी साहब ने ये किया है तो अभी। उसका क्या होगा? जो साक्षी दीक्षित केस में ये कह रहे थे, हम सुप्रीम हम क्या देंगे, हम आपको जी लॉयर ये देंगे केस लड़ने के लिए। जी इनके पास वो प्रोसिक्यूटर्स ही नहीं है, इसका मतलब ये जानबूझ के केसेस वीक करते हैं। जी, दैट आप इज भी जस्ट समझिएगा ना कि पब्लिक। ये वही आप गवर्नमेंट है जो भागे भागे वहां जाती है एलजी को डिफेम करने की नीयत से, 10 लाख रुपए कंपनसेशन देती है, और बढ़िया से बढ़िया वकील करके जल्दी से जल्दी न्याय दिलाने का वादा करके आती है, और जो 20 पॉस्को केसेस को जानबूझ के पेंडिंग रखे हुए है ट्रायल कोर्ट के निर्देश के बाद भी, और इतने बार कहने के बाद भी नहीं कर रही है, तो एलजी साहब को ये स्ट्रॉन्ग वर्ड्स लिखने पड़े कि बिकॉज ऑफ द इनएक्शन एंड अनएक्सप्लेन्ड डिले by the CM and his office and his ministers, I am forced to invoke special powers under section 24A 8 subsection 8 of CRPC। ये समझ के जी। देखिएगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। और उनका तो किसी भी इस समय आपकी हालत ये है कि उनको किसी सेंट्रल एजेंसी पे ना विश्वास रहा है ना कुछ, और इसका लेटेस्ट प्रमाण ये है कि अब वो एनजीटी से भी ना खुश हो गए हैं। एनजीटी जिसका कोई लेना देना नहीं किसी करप्शन से, इससे उससे, लेकिन वो एनजीटी का एक ही ध्येय है, और वो ध्येय है साफ सफाई रखना। और यमुना की सफाई भी एनजीटी के अंतर्गत आती है, और ये सब जानते हैं कि यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपया सेंटर के दिए जाने के बाद भी आम आदमी पार्टी ने क्या किया है यमुना की सफाई में? हम सब ने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हैं, कभी 2014 के, कभी 2015 के, कभी 2017 के, कभी 2019 के, कभी 21 के, कभी 22 के, जब बार बार ये कहा जाता है कि मैं यमुना को ऐसा बना दूंगा कि जहां पे आपको लगेगा कि दिल्ली में भी थेम्स नदी बह रही है, जहां पे आपको लगेगा कि आप अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाने जा सकते हैं, जहां पे आप भी वहां पे नहाएंगे, डुबकी मारेंगे, पिकनिक मनाएंगे, और हर नए वीडियो में यही क्लेम किया जाता है। लेकिन आज उसमें प्रदूषण की हालत, और आज उसमें बढ़ती गंदगी, और आज उसके ऊपर तैरती झाग हम में से किसी से छुपी नहीं है, हम सब ने वो देखा है। तो ऐसे में एक इंडिपेंडेंट बॉडी होते हुए अगर एनजीटी ने ये फैसला लिया कि वो एक स्पेशल कमेटी हाई लेवल बनाए जो कि गंगा यमुना की सफाई करे, और इसके अंदर इंडस्ट्रियल वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मैनेज करे, पोल्यूशन को रोके, और उस स्पेशल हाई लेवल कमेटी को हेड करेंगे माननीय उपराज्यपाल एलजीजी, ऐसा दिशा निर्देश एनजीटी ने इशू किया। अब आपको इससे भी चिढ़ मच गई कि भैया आप एलजी को क्यों इसका हेड बना रहे हैं, और वो इसके अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, ऑलरेडी चले गए हैं कि आप एनजीटी के इस ऑर्डर के अगेंस्ट कि आप इलेक्टेड गवर्नमेंट को साइडलाइन करके आप एलजी साहब को किस तरीके से एक अनइलेक्टेड फिगर हेड बना के अपॉइंट कर सकते हैं। यानी इस समय उनको अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने की नौबत आ गई है, जगह जगह भागते फिर रहे हैं, हर तरफ से उनके हाथ से पावर खिसकती चली जा रही है, और इसका उनको भली भांति एहसास है, लेकिन वो अभी भी ये नहीं समझ रहे कि जो एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कालाकांडी किए जा रहे हैं, कि सब लोग सोच रहे हैं कि जैसे ही आपको पावर मिली वैसे ही आपने ऑफिसर्स को हटाना शुरू कर दिया। जो ऑफिसर आपके अगेंस्ट इतने इंपॉर्टेंट केसेस देख रहा था, सबसे पहले आप उसी को जी। हटाएंगे, फिर उसी के ऑफिस में घुसेंगे, और अब जब एफआईआर लॉन्च हो गई है तो अब आप उसके अगेंस्ट भी ह्यू एंड क्राई करेंगे। ये सब चीजें 100% आपके अगेंस्ट जाती हैं, और उनको कल्पेबल, और उनको कहीं ना कहीं इस चीज के लिए जिम्मेवार 100% आम आदमी समझेगा। कोर्ट तो खैर अपना काम करेगा ही करेगा, लेकिन आम आदमी की नजरों में भी इस समय वो गिल्टी हैं, ऐसा 100% हम लोगों को अब विश्वास हो चला है, गायत्री जी।
जी, फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, यू वांट टू कंट्रीब्यूट, you want to appreciate, you want to send constructive feedback, all the links are given in the description box. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।